गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यामंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज तक हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के बारे में पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे वह है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन है क्या। अगर इसका प्रीपोजिशन शब्द का संधि विच्छेद किया जाए, जैसे देखिए प्री और पोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पूर्व और पोजिशन का मतलब स्थिति, मतलब पूर्व स्थित किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित जो शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा, प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स व्हिच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और pronoun and shows their relations to other noun or pronoun। मतलब प्रीपोजिशन हिंदी में कहेंगे पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के उस संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ में संबंध या स्थिति को बताने का कार्य करते हैं। अब पूर्व सर्ग या प्रीपोजिशंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। मुख्य रूप से प्रीपोजिशंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है सिंपल, SIMPLE, सिंपल, जो कि वाक्य में अकेले आते हैं, इनके साथ में कोई दूसरा शब्द नहीं आता है, सीधा इनके बाद में सीधे जो है वो नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। जबकि दूसरा जो है वो है कॉम्प्लेक्स, COMPLEX। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, और ये जो है वो प्राय अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ में वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आदि शब्द जो है वो आते हैं। इनके साथ में जुड़ करके जब ये नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं तो इनको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस कहा जाता है। अब आपकी क्लास में 6, 7, 8, 9 तक जो है वो प्रीपोजिशन सिंपल ज़्यादातर जो है वो इन पर जोर डाला गया है और ज़्यादातर यही यूज किए जाते हैं। तो आपको पहले, हालांकि दोनों महत्वपूर्ण है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स समझने से पहले सिंपल प्रीपोजिशंस जो है उनके अर्थ को उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम हमारे जो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस जो है उनके बारे में, उनका अर्थ, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसका अर्थ क्या निकलता है, तो इनके बारे में जानेंगे। तो सिंपल प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं वो देखेंगे। इन, जिसका IN, जिसका अर्थ होता है मैं, INTO, इनटू, इसका भी अर्थ होता है मैं, ON, ऑन का अर्थ होता है पर, ऊपर, ऑन टू का भी ऊपर, OVER, ओवर का भी ऊपर, ABOVE, अबोव का भी ऊपर, UNDER, अंडर, नीचे, BELOW, बिलो, नीचे, BETWEN, बिटवीन के मध्य, AMONG, अमोंग के मध्य, ALONG, अलोन के सहारे, सहारे, अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस के पास, AT, पर, नेक्स्ट टू, NEXTTO, नेक्स्ट टू, बगल में, पास में,
INFRONTOF इन फ्रंट ऑफ के सामने, फॉर FOR फॉर से समय की अवधि बताता है, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग किया जाता है। फॉर और सिंस दोनों का, सिंस का भी ये पॉइंट ऑफ टाइम बताने का कार्य करता है और ये पीरियड ऑफ टाइम बताने का कार्य करता है। फॉर से पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि बताई जाती है और सिंस से पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है, निश्चित समय बताया जाता है। बाय के द्वारा, से अंडर UND या नीचे आदि। अब देखिए ये तो मुख्य प्रीपोजिशंस थे। अब देखिए इनके प्रयोग मैंने वाक्यों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो वाक्यों को देखोगे तो आपको जो है वो और ज़्यादा ये स्पष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने समझाने का प्रयास किया इन, इनटू, ऑन और ऑन टू तथा और। अब देखिए सबसे पहले इन को, इन और इनटू का दोनों का अर्थ ये कहें तो इनको दोनों के अर्थ में क्या डिफरेंस है वो समझने का प्रयास करेंगे। इन को मैंने समझाया है ही इज इन द क्लास, वह क्लास में, कक्षा में है। कक्षा में है मतलब कक्षा जो है, रूम जो है वो कक्षा का, कक्षा कक्ष जो है उसके अंदर वह है, उसके अंदर वो है। चाहे वो अंदर गति कर रहा है नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस कक्ष रूपी जो नाउन है, संज्ञा जो कक्ष है उसके अंदर स्थित है वह। ठीक है, तो ऐसे किसी भी संज्ञा को दूसरी संज्ञा के अंदर बताने के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है इन। और दूसरा जो है वो इनटू। कैसे इनटू, देखिए इसका भी मैं कैसे, देखिए द टीचर केम इनटू द क्लास, उसी कक्षा में बाहर से अध्यापक गति करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर नहीं थे लेकिन बाहर से गति करते हुए अंदर आए कक्षा में। कक्षा में आए मतलब स्थिर न होकर गतिशील अवस्था में जो है वो अंदर बताने के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है इनटू। अब जो है वो तीसरा मैंने बताया है ऑन। अब ऑन कैसे, ऑन का ऊपर, ओवर का भी ऊपर है। अब डिफरेंस कैसे देखिए, जैसे टेबल है, एक टेबल है, जैसे ये टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर जो है वो बुक रखी गई है। अब ये बुक जो है उस टेबल को, इस सतह को, इस टेबल की सतह को जो है वो टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो जो है वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, मतलब ऑन की स्थिति है। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जब एक संज्ञा के ऊपर दूसरी संज्ञा को स्पर्श करते हुए बताया जाता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है ऑन का। अब देखिए ओवर, ओवर का भी ऊपर होता है, लेकिन कैसे ऊपर देखिए, इसमें स्थिति में फर्क है। देखिए ये जैसे ये एक नदी है, बहरी है, और यहाँ पर जो है वो एक पतंग जो है वो उड़ रहा है। अब नदी के ऊपर जो है वो पतंग उड़ रहा है ऐसे, ये पतंग नदी के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा है, लेकिन ये पतंग जो है इस नदी को स्पर्श नहीं कर रहा है। ऊपर तो है लेकिन स्पर्श जो है वो नहीं कर रहा है। तो जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के ऊपर स्थित होती है लेकिन वो उसको स्पर्श नहीं करती है, तो ऐसा ऊपर बताने के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह है ओवर। और अब जो है वो आगे अबो। अबो कैसे, अबो का भी ऊपर होता है, लेकिन ऊपर कैसे देखिए इसको। हाँ, तो अब देखिए द बिल्डिंग इज अबोव द सी लेवल, सॉरी द सी लेवल, द बिल्डिंग इज अबोव द सी लेवल। भवन जो है वो समुद्र तल से ऊपर है। अब समुद्र तल से ऊपर कैसे, जैसे ये समुद्र तल है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, यहाँ ये भूमि है, यहाँ पर बिल्डिंग है कोई, यहाँ हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है,
दूर भी हो सकती है, पास में हो सकती है, लेकिन स्थिति ऊपर स्थिति ऐसे होगी, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होगी ये, अब वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ऊपर होगी। इस प्रकार से ऊपर बताने के लिए ये अबोव कहलाएगा, ए बी ओ बी अबोव, इस प्रकार से ऊपर बताना। जैसे ये है, एक संज्ञा ये है यहाँ और ये दूसरी संज्ञा यहाँ पर है, इस प्रकार ऊपर, इस प्रकार से ऊपर बताने के लिए हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में ऊपर बताने के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो होता है अबोव। अब उसके बाद में प्रीपोजिशन है बिटवीन के मध्य, अमंग के मध्य, बिलो नीचे, नेक्स्ट टू आगे, इन फ्रंट ऑफ सामने, अक्रॉस पार, एट पर, अलोंग, सारे सारे। तो अब देखिए के उदाहरण कुछ जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। He distributes apples between राम एंड घनश्याम। उसने सेब जो है वो राम और घनश्याम के बीच बांटे। मतलब दो ही संज्ञा है, केवल दो संज्ञा राम और घनश्याम, इसके बीच में जो है वो एप्पल जो है वो बांटे गए। इसका मतलब ये होता है कि बिटवीन वह प्रीपोजिशन होता है जिसके माध्यम से दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच में जो है वो किसी चीज को स्थित बताया जाता है। अब देखो दूसरा जिसका जो दिया है वो है अमोंग। इसका भी अर्थ वही है के बीच, लेकिन देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स नोटबुक्स अमोंग द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने नोटबुक्स जो है वो छात्रों के मध्य बांटे। अब छात्र दो से ज्यादा, छात्र दो से ज्यादा कैसे मालूम हुआ? अमोंग के प्रयोग से। तो अमोंग जो है वो दो या दो से ज्यादा संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच में जब किसी चीज को स्थित बताना होता है, उन दोनों के, उन दो से ज्यादा संज्ञाओं के बीच में, सर्वनामों के बीच में संबंध बताना होता है, तब जो है वो अमोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो इसमें है बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे। कैसे नीचे? ये अबोव जैसे ऊपर होता था, ऐसे कैसे नीचे ऊपर बताने के लिए, नीचे बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल। अब देखिए टेबल जो है वो यहाँ टेबल है, ये टेबल मान लो, ये टेबल है, ये टेबल मान लो। ठीक है, अब जो है वो बिल्ली यहाँ, बिल्ली जो है वो यहाँ बिल्ली है। ठीक है, टेबल यहाँ है, ये टेबल जो है वो ऊपर है बिल्ली से और बिल्ली नीचे कैसे? ऐसे, एकदम नीचे नहीं, इस प्रकार से नीचे से है, लेकिन हॉरिजॉन्टल क्षितिज में जो है वो नीचे है। तो ऐसा बताने के लिए जो है वो जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो होता है बिलो, BELO। अब देखिए उसके बाद में समझाया है नेक्स्ट टू यानी आगे, पास में। जैसे हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माई हाउस। जैसे देखिए ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये जो है वो उसका घर है। अब देखिए पहले मेरा घर आता है, ठीक है, पहले मेरा घर आता है, उसके बाद जो है उसका घर आता है, इसके बाद जब पहले ये और उसके बाद नेक्स्ट टू, मतलब पहले के बाद वाला। ठीक है, नेक्स्ट टू कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर बताना हो किसी संज्ञा के बाद में दूसरी संज्ञा को बताना हो, उसके पास में, उसके बाद, तो जो है वो नेक्स्ट टू का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद से इन फ्रंट ऑफ, सामने कैसे सामने? तो देखिए आई पार्क माई कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। मैंने मेरी कार को
गेट के सामने पार्क किया। गेट ये बना हुआ है, ये गेट बना हुआ है और जस्ट यहाँ सामने, ऐसे सामने यहाँ ये कार को पार्क किया उसने यहाँ, ठीक है, इस गेट के जस्ट सामने। तो इसको जो है वो बताने के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो इन फ्रंट ऑफ, INFRONTOF, इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद में जो है वो प्रीपोजिशन है द ब्रिज इज, ब्रिज का मतलब BRIDGE, ब्रिज का मतलब पुल होता है, नदी वगैरह के ऊपर जो बनाया जाता है ब्रिज। ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर आर पार। पुल जो है वो नदी के आर पार बनाया हुआ होता है, एक तरफ तो बनता नहीं है पुल, दोनों तरफ बनाया जाता है। तो वो नदी को क्रॉस करते हुए, कैसे क्रॉस करते हुए, जैसे ये नदी है इस प्रकार से, ये नदी है इस प्रकार से, ये नदी है जैसे, तो पुल जो बनाया जाएगा इसके ऊपर एक्रॉस, ये एक्रॉस हुआ, इस नदी को, इस चीज को, इस संज्ञा को पार करते हुए इस प्रकार से जो क्रॉस करता है उसको कहते हैं एक्रॉस। तो इस प्रकार से स्थिति बतानी हो संज्ञा की दूसरी संज्ञा से, तो जो है वो एक्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब एट का पर, कैसे पर, देखिए वह गेट पर खड़ा है, या गेट के पास भी कह सकते हैं, गेट के पास में खड़ा है, गेट है उसके पास में गेट है, वो गेट के पास में खड़ा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रीपोजिशन थे। अब इसमें रहा है अलोंग, अलोंग और एक दो और महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जो है उनको देखेंगे। तो देखिए, हाँ तो अब देखिए पहले अलोंग वाला, अलोंग का अर्थ क्या होता है के सहारे सहारे, कैसे सहारे सहारे, अलोंग, देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड। अब सड़क है, जैसे कि सड़क है, इसके सहारे सहारे जो है वो पेड़ है, कैसे सहारे सहारे, जैसे यहाँ पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़, ऐसे सहारे सहारे जो है वो ये पेड़ है। तो इस प्रकार से किसी संज्ञा के सहारे सहारे दूसरी संज्ञा को अगर बताना हो तो प्रयोग किया जाएगा जिस प्रीपोजिशन का, वो है अलोंग। अब उसके बाद में फॉर एंड सिंस, FR और SINC, सिंस, फॉर और सिंस। फॉर का प्रयोग किया जाता है जब कभी समय जो है वो निश्चित नहीं होता है, समय की अवधि बतानी होती है। दोनों का हिंदी अर्थ से होता है, 2 दिन से, 5 दिन से, 7 दिन से, 1 सप्ताह से, 10 सप्ताह से, ठीक है, जनवरी से, सुबह से, शाम से। तो इस प्रकार से जब बताना होता है, समय बताना होता है इस प्रकार से, तो फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर को जब प्रयोग वहाँ किया जाता है जब समय निश्चित नहीं होता है, समय की अवधि दी हुई होती है, तो समय की अवधि को बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। और सिंस का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है। निश्चित समय जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे दिनों के नाम हो, महीनों के नाम, मंथ्स नेम, जनवरी, फरवरी, कोई भी हो सकता है, घड़ी का समय हो या कोई वर्ष दिया हुआ हो। तो इस प्रकार के जब समय होता है तो इस प्रकार के समय को बताने के लिए उससे पहले सिंस का प्रयोग किया। उदाहरण के माध्यम से आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो पहला उदाहरण देखिए, He has been writing a letter for 3 hours। अब 3 hours जो है वो समय की अवधि है 3 घंटे से। अब 3 घंटे कौन से, ये निश्चित नहीं है, कोई भी 3 घंटे हो सकते हैं, लेकिन 3 घंटे से ये समय की अवधि बता रहा है और समय निश्चित नहीं है, तो प्रयोग किया गया है फॉर का, ठीक है। दूसरा वाक्य है, सरला हैज बीन कुकिंग फूड फॉर अ मंथ। 1 महीने से खाना पका रही है सरला। तो कौन सा 1 महीना, ये भी जो है वो निश्चित नहीं है, केवल जो है वो समय की अवधि दी हुई है, तो इसलिए यहाँ भी जो है वो प्रयोग किया गया है फॉर का।
फिर तीसरा जो है द फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग फील्ड्स फॉर 2 days, 2 दिनों से किसान जो है वो अपना खेत जोत रहे हैं। 2 दिन कौन से, कोई निश्चित नहीं है, केवल अवधि है, तो फॉर का प्रयोग किया गया है। ऐसे कैसे, चौथे में भी द टीचर्स हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ वीक, 1 सप्ताह से अध्यापक जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहे। कौन सा 1 सप्ताह, निश्चित नहीं है, केवल समय की अवधि है, इसलिए यहाँ भी फॉर। अब देखिए 5वां वाक्य, राम हैज बीन वॉचिंग टीवी टेलीविजन सिंस मंडे। अब देखो यहाँ मंडे आया है, तो मंडे सोमवार निश्चित है, इसलिए इसके साथ में प्रयोग किया गया है सिंस का। ठीक है, ऐसे कैसे, करण हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस जनवरी, महीने का नाम दिया है, निश्चित है, इसलिए इसके आगे प्रयोग किया गया है सिंस का। फिर आगे द फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग फील्ड्स सिंस जुलाई, वापिस महीने का नाम है, तो प्रयोग किया गया है सिंस का। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस के ये उदाहरण है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी फॉर सिंस का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी फॉर सिंस का होता है। उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो है वो ये पता होता है, बाकी जो है वो फॉर सिंस ऐसे कैसे प्रयोग होता है, और समय में ये परिवर्तन हो जाता है भविष्य के अनुसार या भूतकाल के अनुसार जो है उसमें चेंज हो जाता है। बाकी फॉर सिंस का प्रयोग कैसे कैसे होता है। तो ये प्रीपोजिशंस जो है इनका प्रयोग था, आपने देखा, प्रत्येक के अर्थ को समझा और उसका प्रयोग, और उनमें डिफरेंस, समान अर्थ होते हुए भी उनमें उनके प्रयोग में कैसे डिफरेंस होता है, इस बात को आपने जाना। तो आपको जो है सबसे पहले जो है वो कॉपी में आज के काम के लिए आज का होमवर्क जो आपका रहेगा, उसमें आपको जितने भी प्रीपोजिशंस मैंने बताए हैं, सिंपल वाले, सिंपल प्रीपोजिशन, उसमें से प्रत्येक प्रीपोजिशन के लिए आपको 2 वाक्य, अपने 2 वाक्य जो मैं लिख चुका हूँ, जो मैंने लिख दिए हैं, उनके अलावा जो है वो आपको वाक्य लिखने हैं। प्रत्येक के 2 उदाहरण, प्रत्येक प्रीपोजिशन जितने मैंने बताए हैं, प्रत्येक प्रीपोजिशन के 2 उदाहरण अच्छी तरह से जैसा आपको समझ में आया है उस हिसाब से लिखने हैं। लिख करके ग्रुप में जो है उस पिक्चर को भेजना है कॉपी की, और डेट लगा करके काम करना है, ताकि मुझे समझ में आ सके कि जो है वो बच्चे काम नियमित कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस बात की भी मुझे जानकारी होगी। और आपको अगर जिसने अपनी गायत्री स्कूल का जो चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, गायत्री स्कूल सांचौर नाम से, तो उसको जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब करें, और साइड में एक बेल आइकन दिया हुआ होता है, उसको दबाएं, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपने स्कूल से अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जानकारी मिलेगी, और आप तुरंत उस वीडियो को देख करके उसका होमवर्क जो है वो अपने कॉपी में कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर आगे वाले टॉपिक के साथ में प्रस्तुत होंगे।